हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनमें जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं उनकी बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले 2011 में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी बात करें। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है। पादप कोशिका है, उसमें केंद्रक की स्थिति क्या होगी? ये पादप कोशिका है, ये जंतु कोशिका है। तो पादप कोशिका में बड़े बड़े आकार की क्या पाई जाती हैं? आपकी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। रिक्तिकाएँ या वैक्यूल्स बोलते हैं। जबकि जंतु कोशिका है, इसमें छोटे आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। पादप कोशिकाओं में बड़े आकार की रिक्तिका होने के कारण सारा स्पेस है वो किसके द्वारा घेर लिया जाता है? आपकी रिक्तिकाओं के द्वारा घेर लिया जाता है। इसलिए केंद्रक है वो कहाँ पर चला जाता है? किनारों की तरफ चला जाता है। तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? परिधीय पोजीशन, यानी कि परिधि की तरफ केंद्रक चला जाता है। जबकि जंतु कोशिका होती है, इनमें छोटे आकार की रिक्तिका होने के कारण केंद्रक है वो कहाँ पर होता है? बीच में स्थित होता है। तो आपको पादप कोशिका के बारे में पूछा गया था, तो केंद्रक की स्थिति क्या होगी? परिधीय स्थिति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है? कौन सा कोशिकांग है उसको कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं? केंद्रक, केंद्रिका, गोल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जंतु कोशिका का एक डायग्राम है। तो इसमें जो कोशिका के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और केंद्रक झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य होता है। इसमें अनेक कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं, जैसे रिक्तिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपृष्ठीय जालिका, गोल्जिका और केंद्रक प्रेजेंट होता है। और केंद्रक के अंदर क्या होती है? आपकी केंद्रिकाएं होती हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये दोहरी झिल्ली कोशिकांग होता है। दोहरी झिल्ली कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, इससे एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बात और ध्यान में रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम होते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था है। समसूत्री विभाजन होता है तो उसमें सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होगी? हमारी बॉडी में क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं। उन कोशिकाओं का विभाजन होकर वो क्या बनाती हैं? अनेक प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं। तो समसूत्री विभाजन का पहला और सबसे लंबी प्रावस्था आपकी कौन सी होती है? प्रोफेज अवस्था है। यह सबसे लंबी और सबसे पहली प्रावस्था है। तो प्रोफेज इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायरस जनित रोग कौन सा है? इनमें से वायरस जनित रोग कौन सा है? पोलियो, प्लेग, कोलेरा, टाइफाइड। कौन सा रोग है वो वायरस जनित है? तो आप वायरस जनित रोगों को कैसे याद करेंगे? आपको एक ट्रिक दे रखी है कि रेखा हमें पीछे छोड़ गई। पीछे यानी पीछे को कैसे बोलेंगे? पीछे छोड़ गई। तो रेखा रेबीज, खसरा, हेपेटाइटिस और हर्पीज, मेनिंजाइटिस, पोलिया और पीलिया, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसुआ और इन्फ्लूएंजा। तो आपको कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? पोलिया या पीलिया। तो ये किससे वायरस जनित रोग है? तो पोलिया इसका आंसर होगा। प्लेग, कोलेरा और टाइफाइड है, ये क्या है? आपके जीवाणु जनित रोग है। तो वायरस जनित रोग कौन सा हो गया? पोलिया। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? किसकी कमी से रतौंधी रोग होगा? प्रोटीन, वसा, विटामिन ए, विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से तो कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी और पायरिया ये किसकी कमी से होते हैं? विटामिन सी की कमी से होते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन ए इसका आंसर होगा। प्रोटीन की कमी से बात करें तो प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकोर नामक रोग होता है। तो विटामिन ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र। एड्स बीमारी से कौन सा तंत्र प्रभावित होगा? तो एड्स कैसी बीमारी है? वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग है एड्स। तो एड्स की बीमारी से क्या होता है? आपका प्रतिरक्षा तंत्र है वो प्रभावित होता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। व्यक्ति की जो WBC वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनकी संख्या में भी कमी आती है। तो एड्स में प्रतिरक्षा तंत्र है ये प्रभावित होता है। एक एग्जाम में पूछा जाता है कि एलिसा टेस्ट है वो किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट है वो एड्स की जांच के लिए किया जाता है। एलिसा टेस्ट
एड्स की जांच के लिए किया जाता है। आपका श्वसन तंत्र किससे प्रभावित होगा? जब टीबी या तपेदिक रोग हो जाता है तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत और एक समान प्रतिक्रिया होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो न्यूटन है, उन्होंने गति के 3 नियम बताए थे। गति का पहला नियम था कि उसको क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं, कि वस्तु जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बने रहने की कोशिश करती है। जैसे कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहती है, अगर वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है, यानी अपनी परिवर्तन की स्थिति का विरोध करती है। ये कौन सा था? आपका पहला नियम था गति का। गति का दूसरा नियम है, ये बल को परिभाषित करता है, बल का गणितीय रूप देता है कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तीसरा नियम है, ये इसको क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं, कि प्रत्येक क्रिया की विपरीत दिशा में और समान परिमाण की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। तो यही क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रत्येक क्रिया की सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है, उसको क्या बोलते हैं? गति का कौन सा नियम है? ये तीसरा नियम है। तो न्यूटन का तृतीय नियम इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर कहलाती है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को क्या बोला जाता है? शक्ति कहा जाता है। शक्ति के इकाई की बात करें तो शक्ति की इकाई क्या होती है? जूल पर सेकंड होती है। और कार्य करने की क्षमता पूछा जाता तो आपका क्या आंसर होता? ऊर्जा आंसर हो जाता, कि कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी? ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, कौन सी हैं? चालन, सेवन और विकिरण। चालन विधि है, इसमें माध्यम के कण है वो बिना गति किए हुए ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। जैसे ठोस में चालन की बात करें, चम्मच है, तो चम्मच को हम एक सिरे से गर्म करेंगे तो थोड़ी देर बाद वो दूसरे सिरे से भी गर्म हो जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? चालन विधि का। सेवन विधि है, इसमें माध्यम के जो कण है वो स्वयं गति करते हैं। जैसे किसी पात्र में पानी गर्म हो रहा है तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? सेवन विधि का। विकिरण विधि है, इसमें न तो पदार्थ के कणों का स्थानांतरण होता है और न ही जो पदार्थ है वो गर्म होता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुँचता है तो वो कौन सी विधि के माध्यम से पहुँचेगा? विकिरण विधि के माध्यम से पहुँचता है। तो कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो विकिरण इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक। जब दाब में वृद्धि करते हैं तो पानी के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब है वो किसके समानुपाती होता है? क्वथनांक के समानुपाती होता है। तो जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते हैं तो आपका क्वथनांक है वो भी क्या होगा? बढ़ता जाता है। तो दाब में वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ऊर्ध्वपातन का गुण किस में पाया जाता है? कोई भी पदार्थ है वो ठोस अवस्था से अगर किस में परिवर्तित हो रहा है? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है तो उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपका गलनांक। वो बिंदु क्या होगा? गलनांक। और द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है उस बिंदु को क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक। जब कोई भी ठोस है वो सीधा ही किस में परिवर्तित हो जाए? गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए किस में परिवर्तित हो रहा है? ठोस से सीधा गैस अवस्था में, तो उस बिंदु को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें ऊर्ध्वपातन के, जैसे कपूर की गोलियां हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? ऊर्ध्वपातन का, यानी ये ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। इसके अलावा नौसादर, इसे और किस नाम से जाना जाता है? अमोनियम क्लोराइड भी कहा जाता है। नेफ्थलीन, आयोडीन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? आपके ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल है। तो आपको कौन सा दे रखा है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मूले की बात करें तो क्या होगा? NH4Cl। इसको क्या बोलते हैं? नौसादर। तो इसमें किसका गुण पाया जाता है? ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी होगी? 1 किलोग्राम पानी है, उसका 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? 1000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर आपको जूल में पूछे तो कितनी होगी? 4200 जूल इसका आंसर हो जाता।
अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, एक होता है आभासी और एक होता है वास्तविक। जो आभासी प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है, यानी आभासी नाम आने पर उसके साथ में क्या आएगा? सीधा नाम आएगा। और एक होता है वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होते हैं? हमेशा उल्टे होते हैं, यानी वास्तविक है वो तो उल्टा होता है और आभासी होता है वो कैसा होगा? सीधा होगा। तो उत्तल दर्पण है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी के साथ में और क्या आ जाएगा? सीधा, यानी आभासी और सीधा प्रतिबिंब किस में बनेगा? उत्तल दर्पण में बनेगा। तो आभासी और सीधा इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक आपतित प्रकाश की किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण से, कितने कोण से घुमा रहे हैं? थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घुमाव कोण कितना होगा? यानी परावर्तित कोण है वो कितने डिग्री से घूम जाएगा? थीटा, 2 थीटा, 90 डिग्री या 0 डिग्री? तो ये नियम है, आपको याद रखना ही पड़ेगा कि जब आपतित प्रकाश की किरण है उसमें दर्पण को थीटा कोण से घुमा रहे हैं तो आपका जो परावर्तित किरण का घुमाव कोण है वो कितना होगा? 2 थीटा होगा। तो ये याद रखना ही पड़ेगा, 2 थीटा। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के मरीज को चश्मा दिया जाता है। दूरदृष्टि रोग होने पर कौन सा चश्मा दिया जाएगा? दूरदृष्टि में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं हैं वो तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो आप इन लेंसों को कैसे याद रखेंगे कि कौन सा दोष है, उसमें कौन सा लेंस काम में आएगा? तो उड़ान एक नाम है, आप इसे याद रख सकते हैं। यू का मतलब क्या हो गया? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। डी से दूरदृष्टि, दूरदृष्टि। ए से अवतल लेंस, अवतल लेंस। और एन से निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष। यानी यू से उत्तल लेंस किस में काम में आएगा? दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस काम में लिया जाता है। तो आपको दूर दृष्टि के लिए पूछा गया है तो कौन सा होगा? उत्तल लेंस इसका आंसर हो जाएगा।